शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें earshot ऐप भी। Kundgebungen, mit denen ich empfangen worden bin, haben mich dies bewegt. Man darf meinen Besuch nicht nach demselben Maßstab messen wie die üblichen diplomatisch-politischen Besuche. ये आवाज जिस शख्स की सुनाई दी वो कोई मामूली आदमी नहीं था। ये शब्द इटली के तानाशाह शासक मुसोलिनी के थे, जिसे आखिर में उसकी ही जनता ने मारकर उल्टा लटका दिया था। मैं हूं आपके साथ सौरभ भ्रमर, ले जाऊंगा आपको एक ऐसी दास्तान में जिसमें एक तानाशाह ने पूरी दुनिया की मुसीबत कर दी, दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध में झोंक दिया। यह था हिटलर का साथी, एक ऐसा तानाशाह जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। इसका नाम था मुसोलिनी। 29 जुलाई 1882, 29 जुलाई 1882 को इटली के प्रिदाप्यो गांव में जन्मे मुसोलिनी का पूरा नाम बेनितो मुसोलिनी था। उसका गर्म मिजाज क्रांतिकारी बाप लोहार का काम करता था और मां टीचर थीं। अपने भाई बहनों में मुसोलिनी सबसे बड़ा था। बाप अपनी लोहारगिरी के काम के अलावा पार्ट टाइम सोशलिस्ट विचारधारा की पत्रकारिता भी करता था। बचपन में गरीब मुसोलिनी का परिवार दूसरी मंजिल पर बने 2 कमरों के एक मकान में रहा करता था। 18 साल की उम्र में ही मुसोलिनी अध्यापक बन गया था। इसके बाद 19 साल की उम्र में भागकर स्विट्जरलैंड चला गया और वहां मजदूरी करने लगा। वहां से लौटकर बेनितो ने कुछ समय तक इटली की सेना में काम किया। इसके बाद घर लौटकर उसने सोशलिस्ट आंदोलन में भाग लेना जारी रखा और फिर पत्रकार बन गया। वह 1912 तक सोशलिस्ट पार्टी के माउथपीस अवांती का एडिटर बन गया था। इसी दौरान 1914 में पहला विश्व युद्ध छिड़ गया। मुसोलिनी का मानना था कि इटली को निष्पक्ष न रहकर ब्रिटेन और फ्रांस के पक्ष में लड़ना चाहिए। ऐसी सोच के कारण उसे अवांती के संपादक पद से हटना पड़ा। साथ ही उसे सोशलिस्ट पार्टी से भी निकाल दिया गया। मुसोलिनी ने इस परिस्थिति को अपने लिए एक मौके के तौर पर देखा और 23 मार्च 1919 को एक नई राजनीतिक पार्टी फासी दी कबातिमेती बनाया। इसमें मुसोलिनी ने उन्हीं लोगों को रखा जो शुरुआती दौर में उसकी विचारधारा से सहमत थे। उसकी पार्टी में ज्यादातर पूर्व सैनिक शामिल हुए। इस दौरान सोशलिस्ट कमजोर हो चुके थे और पूर्व सैनिकों में बेकारी फैल चुकी थी। इटली में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था। ऐसे ही तमाम कारणों के कारण मुसोलिनी ताकतवर होता चला गया। इस वक्त सेना भी सरकार का साथ लगभग छोड़ चुकी थी। मुसोलिनी के लिए एक अच्छा मौका था। उसने 30 अक्टूबर 1922 को रोम पर कब्जा कर लिया। हालात ऐसे बने कि प्रधानमंत्री लुइगी फेटा ने इस्तीफा दिया और मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री बन गया। माना जाता है कि इसके बाद मुसोलिनी ने 1935 में अबिसीनिया पर हमला किया और यहीं से दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। विश्व युद्ध से पहले ही हिटलर और मुसोलिनी के बीच समझौता हो चुका था, जिसके तहत इटली और जर्मनी एक तरफ से और ब्रिटेन व फ्रांस दूसरी तरफ से लड़े। इसके बाद में बाकी देश भी मजबूरन इसमें शामिल होते चले गए। शुरुआत में हिटलर जीता, लेकिन बाद में वह फिर हारता चला गया और इसी के साथ मुसोलिनी के अब बुरे दिन शुरू हो चुके थे। युद्ध की शुरुआत में जो जीत पक्की लग रही थी, वह रेत की तरह फिसलती चली गई। उसके तमाम जीनियस प्लान और रणनीति उल्टी पड़ी। उसकी फौज तमाम दावों के बावजूद एक जगह टिक नहीं पाई। उसने सारी कोशिशें की थी, मगर अकेला मुसोलिनी करता तो क्या करता। एक एक करके सारे मोर्चे और इलाके ब्रिटिश और अमेरिकी फौजें जीतने लगी। जनता में उसका विरोध बढ़ता जा रहा था। हर मौके पर सिर्फ अपना गुणगान कराने वाले मुसोलिनी पर अब हर डिजास्टर की जिम्मेदारी मढ़ी जा रही थी। जब रोम भी घिर गया तो वो हो गया जो असंभव था। सितंबर 1943 में मुसोलिनी की अपनी फासिस्ट पार्टी ने उस पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया।
राजा विक्टर इमैनुअल, जिसकी पिछले 23 साल से घिग्गी बंधी रहती थी, उसने तत्काल मुसोलिनी को बर्खास्त करके घर में कैद कर दिया। मित्र राष्ट्रों से संधि की गई और दूर एक अज्ञात पहाड़ी पर एक रिजॉर्ट में मुसोलिनी को कैद रखा गया। इस कैद से हिटलर ने मुसोलिनी को कैसे आजाद करवाकर जर्मनी उड़वा लिया, यह विश्व इतिहास का फेमस आर्मी ऑपरेशन है। ग्रैंड सैसो रेड के नाम से मशहूर इस पराक्रमी घटना ने मुसोलिनी को नया जीवन दिया। मगर मुसोलिनी के तहत जर्मनी का मित्र रहा इटली अब जर्मनी का दुश्मन हो चुका था। हिटलर ने इटली पर भी हमला कर दिया। जो इलाके जीते वहां जर्मन फौज के संरक्षण में मुसोलिनी को प्रशासक बनाकर भेज दिया गया। स्थिति बदल चुकी थी। मुसोलिनी अपने बनाए जाल में पूरी तरह उलझ चुका था। अब इटली में एक तरह से दो देश थे। दक्षिण का एक हिस्सा इटली देश, जो रोम के साथ ब्रिटिशर्स और अमेरिकन से संधि में आ चुका था। दूसरा उत्तरी हिस्सा, जो जर्मनी के नियंत्रण में था और जहां मुसोलिनी जर्मनों के पिट्ठू के रूप में राज कर रहा था। उत्तरी हिस्से से जर्मन अटैक दक्षिणी हिस्से पर हो रहा था, यानी मुसोलिनी अब अपने ही देश पर खुद हमला कर रहा था। खुद उसके उत्तरी हिस्से में इटालियन रेजिस्टेंस के क्रांतिकारी उसका विरोध कर रहे थे, जिन्हें पार्टिजन्स कहा जाता था। इस आधे हिस्से में शासक होने के बावजूद मुसोलिनी पूरी तरह से हिटलर के अफसरों का एक स्टैंप पैड मात्र था। अब वह अपनी पुरानी छवि की सिर्फ छाया भर रह गया था। पूरे वक्त वह निगरानी में होता, उसके फोन टैप होते और चिट्ठियों की स्क्रूटनी की जाती, मतलब चिट्ठियों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जाती। मगर यह कोई ज्यादा वक्त तक नहीं चला। जर्मन फौज चारों ओर युद्ध हार रही थी और अमेरिकन ब्रिटिश फौजें उन्हें उत्तर की तरफ धकेलती जा रही थीं। 25 अप्रैल 1945, 25 अप्रैल 1945 को उसके जर्मन संरक्षकों ने फैसला किया कि अब इटली छोड़ने का वक्त आ गया है। अमेरिकी फौजें पास आ गई थीं। मुसोलिनी, उसके कुछ करीबी साथी और सुरक्षा करने वाली जर्मन टुकड़ी बख्तरबंद वाहनों और ट्रकों पर सवार होकर निकल गए। उनकी मंजिल या तो स्विट्जरलैंड थी या ऑस्ट्रिया का नाज़ी कब्जे वाला इलाका, जहां वे खुद को सुरक्षित रख पाते। लेक कोमो के पास एक पार्टीजन टुकड़ी ने उनका काफिला रोक लिया। पार्टीजन टुकड़ी का नेता जर्मनी से भिड़ना नहीं चाहता था। उसने सेफ पैसेज का वादा किया, बशर्ते उनके साथ चल रहे बख्तरबंद वाहन और इटालियन गद्दार उन्हें सौंप दिए जाएं। जर्मन मेजर ने यह शर्त आराम से स्वीकार कर ली। उसने तमाम इटालियंस को पार्टिजन्स के हवाले कर दिया और ट्रकों में बैठकर आगे बढ़ने लगा। मगर इटालियन लीडर को शक हुआ। उसने खुद सभी ट्रकों की जांच करनी शुरू की। उसे चौथे ट्रक में एक कोने में लंबा ओवरकोट डाले नशे में धुत एक सैनिक मिला, जिसने जर्मन स्टील हेलमेट उल्टा पहना हुआ था। 22 सालों से यह चेहरा हर पोस्टर, हर अखबार और टीवी न्यूज रीलों पर छाया हुआ था। उस चेहरे को पहचानने में कोई इटालियन गलती कैसे कर सकता था? उसने कंधे पर हाथ मारा। मुसोलिनी नशे में धुत होकर जर्मन सैनिक होने का नाटक करता रहा। लीडर ने फिर से उसका कंधा थपथपाकर कहा, योर एक्सीलेंसी। फिर भी नाटक जारी रहा। अब जोर से कड़कती आवाज गूंजी, कैवेलियन बेनिटो मुसोलिनी। मुसोलिनी समझ गया कि उसका नाटक ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। उसने अपनी पहचान जाहिर कर दी। बेनिटो मुसोलिनी को ट्रक से उतार लिया गया। जर्मन कोट और हेलमेट हटाए गए। तलाशी ली गई और उसकी .9mm पिस्टल जब्त कर ली गई। उसके काफिले में चल रही थी उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को पास के एक फार्म हाउस में कैद कर लिया गया। दोनों की रात वहीं गुजरी। 28 अप्रैल सुबह वे दोनों लेक कोमो के किनारे विला बेलमोन के मुख्य द्वार पर खड़े थे। लेक कोमो के किनारे सर्द हवा के थपेड़ों के बीच वह अपनी गर्लफ्रेंड कार्ला पेटांशी के साथ एक फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा हुआ था। इटली का वो शासक
जिससे एक समय पूरा इटली यहां तक कि यूरोप थर थर कांपता था, आज वही बेनितो मसोलिनी फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कांप रहा था। डर से या ठंड से, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा कठिन नहीं है। जीवन में लाखों मौतों का कारण बना सर्द और क्रूर राजनीतिज्ञ वैसी ही नियति के सामने खड़ा था। वहां मौजूद पार्टीजन के लोगों ने अपने हाथों में थामी मशीन गनें उसकी तरफ तान रखी थीं। मसोलिनी ने धीरे से इटालियन भाषा में कहा, मेरे सीने पर निशाना लगाना। एक साथ कई मशीन गनों ने अपना मुंह खोल दिया। एक करोड़ से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार मसोलिनी छलनी पड़ा हुआ था, लेकिन अभी उसकी और भी दुर्गति होनी बकाया थी। एक पीले रंग का ट्रक मिलान शहर के पियाज़्ज़ालो लोरेतो चौक पर रुका। उसमें रखे मसोलिनी, उसकी गर्लफ्रेंड क्लेरेटा और अन्य 16 शव चौराहे पर फेंक दिए गए। सुबह होते होते सारे शहर में खबर फैल गई। करीब 5000 लोगों का हुजूम, एक भीड़ उस चौराहे की ओर बढ़ चला जहां 8 महीने पहले मसोलिनी ने अपने 15 विरोधियों की हत्या करवाई थी। आज वहीं उस जगह मसोलिनी के कर्मों का हिसाब होने वाला था, लेकिन हिसाब होने वाला था मसोलिनी के निर्जीव शव, उसकी लाश के साथ। भीड़ में से एक महिला आगे बढ़ी, आगे आई। उसने मसोलिनी की लाश पर एक एक करके 5 गोलियां दाग दी और कहा, यह मेरे 5 बच्चों की मौत का बदला है। एक और महिला ने सबके सामने मसोलिनी के मुंह पर पेशाब कर दी। एक महिला हाथ में हंटर लेकर आई और मसोलिनी के शरीर को चाबुकों से मारने लगी। तभी एक और शख्स वहां आया और उसने मसोलिनी के मुंह पर मरा हुआ चूहा डाला। गुस्से और घृणा से वह चीखा, ले अब भाषण दे इस मुंह से। नाराज भीड़ नफरत से पागल थी। एक शख्स सभी शवों को कुचलता हुआ आया और मसोलिनी के गंजे सिर पर जोरदार लात मारी। एक ने बंदूक के बट से वार किया। लोग सभी उस मृत शरीर के ऊपर चढ़ गए, उन्हें पैरों से कुचलने लगे। लोग उस पर थूक रहे थे, गालियां दे रहे थे। और फिर मसोलिनी, उसकी गर्लफ्रेंड और उसके कुछ साथियों की लाशों को पैरों में रस्सी बांधकर चौक पर उल्टा लटका दिया गया। जिस चौराहे पर कभी उसके लिए जिंदाबाद के नारे लगे थे, उसी चौराहे पर आज मसोलिनी, इटली का शासक जिसने पूरे यूरोप को थर्रा दिया था, वहीं पर उल्टा निर्जीव लटका हुआ था। कर्मों ने वापस लौटकर मसोलिनी को सजा दी थी। जनता ने फैसला कर दिया था। यह एक ऐसा तानाशाह था जिसने कभी पूरे यूरोप, यहां तक कि पूरी दुनिया को अपने कार्यकलापों से थर्रा के रखा और पूरी दुनिया पर एक ढंग का संकट ले आया था। ऐसे ही ढेर सारे तानाशाहों के बारे में, डिक्टेटर्स के बारे में हम आपको इस सीरीज में बताते रहेंगे। मैं हूं सौरभ भ्रमर, आपके साथ तानाशाह में। शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें earshot ऐप भी। Earshot, here and now.